नमस्कार। संध्या के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कसब उपन्यास का रिव्यू। कसब जो है मनोहर श्याम जोशी जी की कालजयी रचना है। मनोहर श्याम जोशी जी अजमेर में पैदा हुए थे। उन्होंने ज़्यादातर अपनी जो पढ़ाई है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने वो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत श्रेष्ठ गद्यकार रहे, उपन्यासकार रहे, जनवादी विचारधारक थे, व्यंगकार थे। उन्होंने दूरदर्शन को काफ़ी धारावाहिक दिए, जिसमें से आई थिंक आपको याद होगा बुनियाद और नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये उन्होंने दिए। उन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास भी दिए, जिसमें से एक उपन्यास है कसब, जो उन्होंने अपने जाने से पहले, अपने विदा से पहले हमें दिया है। कसब एक कालजयी रचना है। कसब है दो लोगों की कहानी, देवीदत्त तिवारी और मैत्रेय शास्त्री की। लेकिन अगर आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कसब एक विफल प्रेम कहानी है, लेकिन इसके अलावा भी कसब में बहुत कुछ है। कसब कुमाऊनी समाज का दर्शन कराता है। कुमाऊनी भाषा में लिखा हुआ एक उपन्यास है ये। कुमाऊनी समाज का दर्शन कराता है, कैसे छोटी से छोटी बात बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाती है, ये उस उपन्यास में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी ये जो उपन्यास है, इसमें आपको ये देखने मिलेगा कि 1910 से लेके 1980 तक के दौर का जो सिनेमा रहा, उसमें हॉलीवुड से बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का दर्शन ये उपन्यास आपको कराता है। आंचलिक भाषा में लिखा गया, फणीश्वर राम रेणु के बाद आंचलिक भाषा में लिखा गया उपन्यास है ये। मैला आंचल के बाद लिखा गया आंचलिक भाषा का अपने आप में सबसे बेहतरीन उपन्यास है ये। इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि आंचलिक भाषा में लिखा हुआ है। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस उपन्यास में आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, वो है एक मजबूत नारी का चरित्र। पुरुष का चरित्र इसमें उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, जो नायक है वो अनाथ रहा है और उसे बचपन से किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ी है। वो जैसे पला है, जैसे बड़ा हुआ है, उसने किसी ना किसी का सहारा टेका ही है। तो अब लेखक के अंदर खुद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। अब नायक जो है हमारा देवीदत्त तिवारी, जिसे डीडी के नाम से पुकारा जाता है, वो खुद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा है। वो मतलब अब उसे खुद भी शायद मजा आता है जब वो लोगों से बेचारा बेचारा सुनता है, तो उसे खुद भी बहुत मजा आने लगा है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है अल्मोड़ा से, जहाँ पे डीडी और बेबी यानी मैत्रेय शास्त्री मिलते हैं। बेबी जो है वो शास्त्री परिवार से आती है, काशी से बिलोंग करती है, और डीडी जो है वो यहीं गंगोली घाट से बिलोंग करता है। ये लोग अल्मोड़ा में मिलते हैं एक शादी में, और शादी के दौरान इन लोगों में आपस में जो मजाक मस्ती हुई होती है, डीडी के लिए वो एक बहुत संगीन प्रेम कहानी बन चुकी होती है। और बेबी अभी इस चीज को समझने के लिए थोड़ी छोटी होती है, तो वो अभी एकदम से उसको पकड़ नहीं पाती है, एकदम से उस कहानी एकदम से प्रेम में नहीं पड़ती है। अगर आप इसे एक सरसरी नजर से देखते हैं तो ये डीडी और बेबी की विफल प्रेम कहानी है, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक और प्रेम कहानी है जो कि बेबी के पिता की है। बेबी के पिता जो होते हैं, जब वो अपने शादी के लिए जाते हैं तो उन्होंने किसी लड़की को देखा होता है जो कि किताब से मुंह ढक के किताब पढ़ रही होती है। तो वो हमेशा उस लड़की के बारे में इमेजिन करते हैं और उसी लड़की को ब्याहने के लिए वो उसके आंगन तक भी पहुंचते हैं। लेकिन किसी भात खाने वाली किसी रस्म पे कुछ बात बिगड़ जाती है और उनकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाती। उसी रात उनकी शादी एक निर्धन और एक अशिक्षित कन्या से कर दी जाती है, और उनके मन की जो दबी हुई इच्छा होती है वो मन में ही दबी रह जाती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है कि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा दबी रह गई है। जब डीडी बेबी को पत्र लिखता है, तो वो, क्योंकि डीडी बहुत एक सुंदर, सुशील और साहित्यकार लेखक टाइप का लड़का है, तो वो जो भी पत्र लिखता है बेबी के नाम, वो बड़े साहित्यिक भाषा में लिखता है, जो कि बेबी को बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, क्योंकि बेबी ना तो पढ़ने में उसकी कोई रुचि होती है और ना ही वो उतनी परिपक्व होती है। तो वो अपने पिता से वो चिट्ठियां पढ़वाती है, वो प्रेम पत्र वो अपने पिता से पढ़वाती है। तो पत्र तो वो पढ़ देते हैं, लेकिन उसका प्रेम जो है वो सिर्फ एक पिता समझ रहे होते हैं। इस उपन्यास की एक बहुत विशिष्ट बात ये भी है
कि इस कहानी में इस उपन्यास में एक ऐसा पिता है जो अपनी यौवन की ओर बढ़ती हुई बेटी के प्रेम को समझ रहे हैं। वो डीडी के प्रेम को भी समझ रहे हैं और बेबी के प्रेम को भी समझ रहे हैं। बेबी उनकी इकलौती लड़की होती है, वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उसका हाथ डीडी के हाथ में दिया जाए, क्योंकि डीडी एक अनाथ लड़का है, उसके पास कोई आय नहीं है, वो वेल सेटल नहीं है। ये कहानी है। और आगे की तरफ चलती है कहानी, जिसमें एक मोड़ ऐसा आता है जब बेबी के भाई जो है वो डीडी को बहुत पीट देते हैं मिलने मिलाने की बात पर, और डीडी बहुत खिन्न हो जाता है। खिन्न होके वो वापस मुंबई लौट जाता है, और मुंबई लौटने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। इसके पहले वो एक फ्रांसीसी प्रोड्यूसर गुलनार के साथ काम कर चुका होता है, और गुलनार उसे एक बार पहले भी अमेरिका आने के लिए कह चुकी होती है, लेकिन तब तक वो इतना श्योर नहीं होता अमेरिका जाने के लिए। लेकिन इस बार जबकि वो बेबी के भाइयों से बहुत मार खा के आ चुका होता है, वो इतना खिन्न होता है कि उसे ये सनद लग जाती है कि वो जाएगा और अमेरिका में आगे कुछ करेगा और किसी लायक बनेगा। हालांकि उसके पहले ही मैत्री यहाँ पर सब ठीक कर चुकी होती है, इस बात के लिए अपने पिता को मना चुकी होती है, और पिता डीडी को लिख चुके होते हैं कि तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारा यहाँ एडमिशन करा देंगे, बेबी का एडमिशन करा देंगे, और फिर तुम्हें आगे जाके तुम दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन डीडी इस बार इस परोपकार के लिए, इस उपकार के लिए राजी नहीं होता। वो खुद जाना चाहता है अमेरिका, कुछ बन के दिखाना चाहता है अपने दम पर। बेबी उसे बहुत रोकती है, लेकिन डीडी चला जाता है, और इस तरह से इस कहानी का ये कहानी एक विफल प्रेम कहानी में बदल जाती है। उसके बाद क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी प्रेम में बहुत संलिप्त होते हैं, और जैसे ही इस प्रेम को एक झटका लगता है, ये प्रेम टूट जाता है, और टूटने के बाद दोनों ही अपने आप को पढ़ाई में बहुत लिप्त कर लेते हैं। मैत्री पीएचडी कर लेती है, और उधर डीडी भी अमेरिका में एक बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और चलचित्र में काफी अपना नाम कमा लेता है। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है 24 साल के बाद, वहीं उसी गंगोली हाट में। और उसके बाद क्या होता है ये जानना दिलचस्प है। आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि ये एक विफल प्रेम कहानी है, इसलिए कि इस विफल प्रेम कहानी में आपको एक ऐसा लड़का दिखेगा जो भले ही प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम कर लेता है, लेकिन वो अपने अतीत के अवसाद से कभी नहीं निकल पाता। इसमें आपको एक चीज और देखने को, जो मैंने कि आपको पहले शुरू में ही बताया, कि अगर आप कुमाऊनी के समाज को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप ये उपन्यास जरूर पढ़िए। इस उपन्यास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि आपको ये उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए। आप इसे पढ़िए, इसे जानिए आगे क्या हुआ डीडी और बेबी की जिंदगी में। भले ये विफल प्रेम कहानी है, लेकिन 24 साल के बाद मिलने के बाद वो दोनों कैसे रहे, उन दोनों ने क्या रिएक्ट किया एक दूसरे के लिए, इसके लिए आप उपन्यास को जरूर पढ़िए। वैसे मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आगे क्या हुआ, तो मैं आपको कहूंगी कसब का मतलब है क्या जाने, तो आप इसे जरूर पढ़िए। मैं एक नई किताब को पढ़ने के बाद रिव्यू लेके प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।